अध्याय नंबर 11, द फोर्थ रूल, रिपीटेशन इज द की टू स्पोकन मास्टरी। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक और समस्या यह है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश के एक चैप्टर के एक स्किल में माहिर होने से पहले ही तेजी से आगे के चैप्टर, स्किल या अगले लेसन पर चले जाते हैं। इस अध्याय में हम ईस्वम इंग्लिश के चौथे नियम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आपको अपना टाइम लेके डीप और गहराई से सीखने की सलाह देता है। डीप और गहराई से सीखने का क्या मतलब है? गहराई से सीखने का यह मतलब है कि इंग्लिश को उस लेवल तक सीखना जहां आपके लिए इंग्लिश समझना और बोलना एकदम ऑटोमेटिक हो जाए। अक्सर लोग इंग्लिश व्याकरण और शब्दावली तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन गहराई से नहीं जानते। जब बोलने का समय आता है तो वो वोकैबुलरी वर्ड्स का ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं और अपने दिमाग में टेंस के नियमों का विश्लेषण करके सही नियम ढूंढ रहे होते हैं। या कोई उनसे जब कुछ बोल रहा होता है तो उसका मीनिंग समझने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ईस्वम इंग्लिश आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए माइंड ट्रेनिंग पर जोर देती है। डीप लर्निंग का अर्थ यह है कि जो आपने सीखा है उसको आत्मसात करना है और ज़रूरत पड़ने पर उस ज्ञान को बोलने के लिए इस्तेमाल करना या फिर दोहराना है। ये स्कूल के इंग्लिश सिखाने के तरीके से बहुत अलग है। अधिकांश स्कूलों के ऊपर एक के बाद एक चैप्टर्स को ख़त्म करके तेज़ी से आगे बढ़ने का और किताब को ख़त्म करने का बड़ा प्रेशर होता है। वो हमेशा स्टूडेंट्स को ग्रामर के नए नए चैप्टर्स पर पुश करते हैं या फिर हफ्ते में एक निश्चित नंबर नए वर्ड्स को सीखने के लिए दबाव डालते रहते हैं। शिक्षक मुख्य रूप से टेक्स्ट बुक पर भरोसा करते हैं और उस बुक को समय के भीतर ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। वो दिखावा करते हैं कि स्टूडेंट्स जो चाहे कभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। क्लास में कभी एक स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स पर छाप गिराने के लिए या यूं ही इम्प्रेशन के लिए कुछ ऊट पटांग सवाल पूछ लेता है। कभी कभी स्टूडेंट्स के सवाल जेन्युइन और रियल होते हैं, जिनको सॉल्व करना बेहद ज़रूरी होता है। मगर टीचर एक साथ सब सवालों के जवाब नहीं दे सकते, और अगर एक टीचर के उनको सारे स्टूडेंट्स उनके अनक्लियर डाउट या क्वेश्चंस पूछने लगेंगे तो सिलेबस कब और कैसे ख़त्म होगा? अगर कोई टीचर अपनी बुक टाइम के अंदर ख़त्म नहीं कर सकता तो वो उसके लिए सबसे बड़ी असफलता होती है और वो एक बहुत बड़ा अपमान भी होता है। इसलिए टीचर जल्दी से जल्दी रैप अप कर लेते हैं और ऐसे में आगे के 2-4 स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत समझ में आता है, और फिर जब टीचर पूछते हैं कि सबको समझ में आया ना, तो क्लास के बाकी के सारे स्टूडेंट्स उन 2-4 स्टूडेंट्स की हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी ना समझा हो। भारत के हर स्कूल के हर क्लास की ये हालत है। स्टूडेंट्स के लिए समस्या यह है कि उन्हें एक साथ बहुत सी चीज़ें सीखनी होती है। वो सीखते भी है लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स को वो चैप्टर पढ़ाया गया उसका नाम तो याद होता है, लेकिन उसमें क्या क्या पढ़ाया गया है और उसका रियल लाइफ में कैसे उपयोग करना है, ये उन्हें कभी नहीं समझता। इसीलिए भारत में सबके पास डिग्री है, मगर वो स्किल नहीं है जिसके भरोसे वह आज मार्केट में खुद के पैरों पर खड़े हो सके और सफलता को अपनी हाथों की ताकत से खींच कर लाए। डीप लर्निंग क्या है, ये एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए पास्ट टेंस को ले लेते हैं। आपने इंग्लिश ग्रामर की स्टडी की है तो आपने पास्ट टेंस गारंटी से सीखा होगा। पास्ट टेंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आपके टीचर ने बुक में से आपको पढ़ाए होंगे। पास्ट टेंस आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और पास्ट टेंस में आपका बोलचाल हो पाए और पास्ट टेंस के पैटर्न को आप पूरी तरह से अवगत कर पाए, इससे पहले आपके टीचर ने आपको प्रेजेंट टेंस और उसके बाद में फ्यूचर टेंस सिखा दिया। यदि कोई आपसे पूछता है कि क्या आप पास्ट टेंस को जानते हो, तो आप कहेंगे जी हाँ बेशक, मैं पास्ट टेंस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने पास्ट टेंस पर महारत हासिल की ही नहीं है। आप इंग्लिश की बुक को इतनी तेज़ी से आगे पढ़ गए कि आपने कभी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह गहराई से कभी सीखा ही नहीं है। इसीलिए आप अभी पास्ट टेंस में गलतियां करते हैं। भले ही आपने कई सारे वर्षों तक इंग्लिश का अध्ययन किया हो, फिर भी आप गलतियां करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपने इसे गहराई से सीखा नहीं है। मास्टर द बेसिक फंडामेंटल्स। डीप लर्निंग को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक बार फिर से खेल की दुनिया पर नज़र डालते हैं। उदाहरण के लिए एक पेशेवर गोल्फर की कल्पना करें। एक पेशेवर गोल्फर कैसे खेल में महारत हासिल करता है और लगातार सुधार करता रहता है। एक गोल्फ खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल
उसकी स्विंग है। एक पेशेवर गोल्फर प्रतिदिन 500 बार या उससे अधिक बार अपने स्विंग का अभ्यास करता है। एक अच्छा गोल्फर कभी ये नहीं कहता कि गोल्फ स्टिक को कैसे स्विंग करना है, ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, इसीलिए मुझे अब दूसरा कुछ करने की ज़रूरत है। गोल्फ खिलाड़ी समझते हैं कि खेल में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कुछ बेसिक स्किल में महारत हासिल करना है। वो इन्हीं कुछ स्किल का अभ्यास दिन में सैकड़ों बार वर्षों वर्षों तक करते हैं, संभवतः अपने पूरे जीवन भर। दुर्भाग्य से कई इंग्लिश लर्नर्स डीप लर्निंग के महत्व को समझने में विफल रहते हैं। वो इंग्लिश क्लास में अक्सर सबसे नॉर्मल और डेली यूज सेंटेंसेस को रटने और उसको रिव्यू करने में लंबा समय बिताते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि उनको और एडवांस इंग्लिश ग्रामर स्टडी करना चाहिए, जैसे कि टेंस तो मुझे अब आ गए, अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री या फिर कुछ और पढ़ना चाहिए। लेकिन जब भी इंग्लिश बोलने की नौबत आती है और उन्हें सिंपल टेंस में बोलना पड़ता है, तो वही स्टूडेंट्स अक्सर सिंपल टेंसेस के साथ गलतियां करते हैं। जैसे उन्हें बोलना है कि वो गया, ही वेंट, लेकिन वो वेंट की जगह पर गो का इस्तेमाल करते हैं और वो बोलते हैं ही गो। उनको नॉलेज होता है कि गो का पास्ट टेंस वेंट होता है, लेकिन इस ज्ञान को वो रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का? याद रखें, नॉलेज और ज्ञान थियरी और विश्लेषण की चीज़ है। कौशल वह चीज़ है जो रियल लाइफ में परफॉर्म करते हैं। पास्ट टेंस के सूत्र और रूल्स को जानना व्यर्थ है अगर आप वास्तविक जीवन की बातचीत में तुरंत और ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस का उपयोग नहीं कर सकते, तो ये वाकई में सच है। ये आपके लिए सोचने वाली बात है। आपको इंग्लिश बोलने का स्किल डेवलप करना है या आपको इंग्लिश भाषा के बारे में यूजलेस इंफॉर्मेशन के नॉलेज या खोखले ज्ञान की ज़रूरत है? हाउ टू लर्न डीपली, टोटली, कंप्लीटली। यदि आपको इंग्लिश सीखने के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं तो निराश मत होना। हमें आपके इंग्लिश सीखने के तरीके को थोड़ा सा बदलना है, तभी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। आपको इंग्लिश लर्निंग की प्रोसेस को धीरे धीरे इंग्लिश एक्वायर यानी कि भाषा को अवगत करने के लिए ढालना है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको लर्निंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना है और जो कुछ आप सीख रहे हैं उसे दिन में कई बार दोहराना है। उदाहरण के लिए मैंने आपको हार्दिक का आईपीएल लेसन सेट इस बुक में वीडियो लिंक के साथ प्रोवाइड किया है। आपने इस लेसन को कम से कम 7 दिनों तक हर दिन सुनना है और 7 दिन दोहराना है। जब 2-3 बार इसे आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि अब मैं हार्दिक के आईपीएल लेसन सेट की स्टोरी को और वोकैबुलरी वर्ड्स को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। फिर भी आपने इस लेसन सेट को 7 दिनों तक सुनना है और अगर आपको ये थोड़े कठिन लगते हैं तो मैं आपको कम से कम 10 दिन लेसन सुनने की सलाह देता हूँ। याद रखें कि इंग्लिश सीखना कोई रेस नहीं है। यहाँ पर मेन पॉइंट सेंटेंस को याद करके रट्टा मारने का या पोपट पंची करने का नहीं है, बल्कि उन सेंटेंसेस को वास्तविक जीवन में गहराई से समझने का है और फिर उन्हें आसानी से और ऑटोमेटिकली बोलने का है। और इस गहन ज्ञान की कला को आपने सीखना है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स अक्सर सवाल पूछते हैं, अमोल सर, क्या मैं एक हफ्ते में 2 लेसन सेट स्टडी कर सकता हूँ? ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पता चलता है कि स्टूडेंट्स तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो और अधिक मेहनत करना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन यदि आप मेरे किसी भी सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछें तो वो सभी आपको एक ही उत्तर देंगे, नहीं। आपको एक लेसन कम से कम 7 दिनों तक स्टडी करना है। आप 2 लेसन 7 दिनों तक करने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आपका ब्रेन अभी हिंदी में जैसे एग्जिस्ट और इवॉल्व करता है। आप अभी अपनी लाइफ के क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के डिसीजन हिंदी में ले सकते हो, वो भी बड़े आराम से और बहुत जल्दी। लेकिन आप वैसे ही क्विक डिसीजंस इंग्लिश में नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ब्रेन अभी इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट नहीं करता। तो ब्रेन को पूरी तरह से इंग्लिश में इवॉल्व, एग्जिस्ट और डेवलप होने की प्रोसेस में दिमाग को टाइम लगता है और इस प्रोसेस में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए आपने डीप लर्निंग यानी कि एक लेसन को 7 दिनों तक स्टडी करना है। इसीलिए डीप लर्निंग महत्वपूर्ण है। आपको हर ऑडियो को 7 दिनों तक प्रतिदिन दोहराना होगा। अगर आप कुछ और दिनों तक स्टडी करते हैं तो बेहतर है, पर 7 दिनों से कम पर काम नहीं चलेगा। अपने आप को इस स्पेस में और जोन में रहने दो। आपके लिए ये चैलेंजिंग है क्योंकि मैं जानता हूँ
कि बहुत से लोग सोचते हैं कि तेज़ गति से सीखना बेहतर है, लेकिन ये भाषा अवगत करना उस तरह का काम नहीं है। आपको प्रत्येक ऑडियो को 7 दिनों तक कम से कम एक बार दोहराना होगा। आप ऐसा इसीलिए करना क्योंकि आपका ज्ञान और भी गहरा होता जाए और आप निपुणता से बोलना सीखें। कोलकाता की मेरी एक स्टूडेंट लुबना को पहले तो मेरे इस मेथड को स्वीकार करने में काफ़ी कठिनाई हुई। उसने सोचा कि वो बोर हो जाएगी और इससे समय की बर्बादी हो सकती है, लेकिन वो अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहती थी, इसीलिए वो मेथड को आजमाने के लिए तैयार थी। उसने इंग्लिश सीखने में कई दिन बिताए, लेकिन डीप लर्निंग पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब दूसरा लेसन स्टडी करने को लिया तो वो पहला लेसन भूल चुकी होती थी। लेकिन लुबना ने जब डीप लर्निंग का महत्व समझा तो आगे बढ़ने से पहले कभी कभी पूरे 10 दिनों तक ऑडियो लेसन को स्टडी किया और बाद में रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी का वीडियो शूट करके मेरे स्पेशल फीडबैक के लिए उसने सबमिट किया। लुबना मेरी वीआईपी स्टूडेंट्स में से एक थी और मैं उसका पर्सनल ट्रेनर था। अब वो कहती है, इंग्लिश सीखना कोई कठिन काम नहीं है। मैंने लिसनिंग और डीप लर्निंग से अपने ब्रेन को इंग्लिश बोलने के लिए तैयार किया है और इससे वास्तव में मेरी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी में मदद हुई है। इसीलिए यदि आपके पास कोई ऑडियो या पॉडकास्ट है तो उसे केवल एक बार ना सुने। एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है, 5 बार सुनना पर्याप्त नहीं है। उस आर्टिकल को, उस स्पीच को, चाहे वो जो कुछ भी हो, उसको 30 बार सुनना चाहिए या शायद 50 बार या 100 बार या फिर उससे अधिक। जब तक आप उस ऑडियो की स्टोरी या इन्फॉर्मेशन को किसी इंसान को नरेट करके सुना नहीं सकते या बोलकर किसी को बता नहीं सकते या समझा नहीं सकते, तब तक आपने उस ऑडियो बुक को या फिर ऑडियो को या फिर पॉडकास्ट को बार बार सुनना आवश्यक है। रिमेंबर, रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ द स्किल्स। वोकैबुलरी लेसन सीखने के बाद उन्हें सुनते रहें। हमारा मकसद सिर्फ वोकैबुलरी वर्ड्स के मीनिंग को जानना नहीं है, आपको वो वोकैबुलरी वर्ड्स बोलते वक्त नेचुरली यूज़ करना है। बेशक आप उन वर्ड्स के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं, आप उसमें पास भी हो जाएंगे और उनका मीनिंग भी बता सकते हैं, लेकिन जब आप वोकैबुलरी लेसन को सुनते हैं तो आप इसे तुरंत समझ जाते हैं और आप इसे रियल लाइफ के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जल्दी से, आसानी से, नेचुरली और बिना अटके बोलना शुरू कर देते हैं। रिपीटेशन तेज़ी से बोलने और स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को सीखने की और उसको सही ढंग से उपयोग करने की सबसे बड़ी तालीम में से एक है। आपको उस पेशेवर गोल्फर की तरह बनना है जो प्रतिदिन सैकड़ों बार अपनी स्विंग का अभ्यास करता है। गोल्फर हमेशा बेसिक स्किल को सुधारने के तरीके की तलाश में रहता है। गोल्फर को एहसास है कि बेसिक और बुनियादी चीज़ों में महारत हासिल करना बहुत सारे एडवांस नॉलेज या खोखले ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। यही इंग्लिश सीखने का रहस्य है। आपने कभी रुकना नहीं है, आपको बस अधिक लिसनिंग और रिपीटेशन की आवश्यकता है। सुनने के माध्यम से सबसे नॉर्मल वर्ड्स को सबसे नॉर्मल एक्शंस के साथ जोड़ते चले जाना है। लेकिन शायद आप अभी मन में सोच रहे होंगे, क्या मैं एक चीज़ को बार बार सुनकर बोर नहीं हो जाऊंगा? हाँ, ये संभव है, लेकिन अगर आप इस बोरियत से बचना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन्हीं ऑडियोज़ को चुनना जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, बेहद दिलचस्प लगे। मगर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग इंग्लिश मटेरियल या लेसन सेट्स कहाँ मिलेंगे? अगर आप आगे मेरे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपके लिए एक फ्री तरीका है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में यूट्यूब पर इंग्लिश में वीडियोस देखें। उदाहरण के लिए, यदि आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की कमेंट्री को इंग्लिश में ही सुने। यूट्यूब पर क्रिकेट की वीडियोस या इंटरव्यूज़ इंग्लिश में ही देखें। क्रिकेट की ऑडियो बुक ढूंढें और उन्हें हर दिन सुने। आप क्रिकेट की बुक्स को भी ढूंढें और उन्हें सुनते हुए पढ़ें। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो बिजनेस के बारे में इंग्लिश में जानने की कोशिश करें। इंग्लिश के अलावा किसी और अन्य टॉपिक के ज्ञान और कौशल को सीखने के लिए इंग्लिश का उपयोग करें। जितना अधिक आप इंटरेस्टिंग मटेरियल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसे बार बार दोहराएंगे, आपके लिए इंग्लिश अवगत करना उतना ही आसान हो जाएगा। इसे बार बार सुनकर आपको मज़ा आएगा।